मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे दिलदारों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, लाखों और हजारों, आप सभी का विनोद सर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज की अपनी क्लास में। करते हैं डन राजस्थान की चित्रकला पे। राजस्थान की चित्रकला आज आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये बात निश्चित है, ये बात सुनिश्चित है कि आपको आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो याद हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जितने भी सवाल आपके आने वाले हैं एग्जाम में, तो आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो मुझे याद करोगे कि नहीं, गुरुजी ने जो बताया वो आया। ठीक है, और गुरुजी ने जिस तरह से बताया उस तरह से हमें याद भी रहेगा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वो चीज याद रह जाए। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, पर चक्कर क्या है कि अगर एग्जाम सेंटर पे वो पढ़ा हुआ आपको क्लिक कर जाए और आपको याद आ जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको वही इंपॉर्टेंट जो काम है वो मैं करवाने वाला हूँ, मतलब आपको याद कराने वाला हूँ। पढ़ाने में तो मैं एज ए लेक्चर जैसे टीचर आके लेके आते हैं ना, वैसे मैं भी लेके चले जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मुझे तो आता है और आपको आता है क्या? नहीं, आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि मुझे याद है, पर आप तक भी मेरी बात पहुंचे उसको पहुंचाने का एक जरिया जो मेरा है वो मेरी स्पेशल अप्रोच है, मेरी अपनी अप्रोच है। मैं अपनी अप्रोच से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, और मजे की बात यह है मेरे दोस्तों कि आप सबको वो सारी चीजें याद भी होती है। ठीक है, बात अपनी यहाँ तक डन है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला पे। तो मेरे बच्चों देखो, चित्रकला कौन बनाएगा? चित्रकला कौन बनाएगा? चित्र तो वही बनाएगा बच्चों जो फालतू आदमी है। ठीक है, चित्र वही बनाएगा जो फालतू आदमी है। अब देखो, पहले के जमाने में क्या था? पहले के जमाने में जब धरती का विकास हुआ होगा बच्चों, ठीक है, तो पेड़ पौधे हुए होंगे, पानी हुआ होगा, और तो क्या हुआ होगा? फिर बाद में आए बच्चों, कौन आए? आदि मानव। बाद में कौन आए? आदि मानव है। ठीक है मेरे बच्चों, कौन आए बाद में? आदि मानव है। तो अब क्या है, आदि मानव क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे। अब आदमी तो इंसान है। आदि मानव है तो क्या हुआ? भूख तो जितना पेट में जगह होगी उतनी, तो एक मान लो किसी जानवर का शिकार कर लिया तो 4 दिन तक आराम से उसका खाना हो जाएगा। ठीक है, अब 4 दिन तक उसका खाना हो गया तो मेरे बच्चों, अब वो तो खा लिया, अपना पेट भर लिया, अब दिन भर क्या पड़ा रहेगा? क्या दिन भर पड़ा रहेगा? क्या भाई, उसको भी टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो क्या करेगा? आदि मानव भी क्या करेगा? आदि मानव चित्र बनाएगा। आदि मानव क्या बनाएगा? चित्र बनाएगा। और आदि मानव जब चित्र बनाएगा तो वो उसके पास, आदि मानव के पास उस समय कागज होगा क्या? नहीं सर, कागज कहां से होगा? ठीक है, तो आदि मानव की कागज नहीं होगा तो किसे बना देगा? शेर पे बना देगा। बोलो हाँ सर, शेर पे बनाएगा। तो आदि मानव जब शेर पे चित्र बनाएगा तो उसके सारे के सारे चित्र वो तो बना के मर गया मेरे बच्चों। आदि मानव तो अपने सारे के सारे चित्र बना के बन गया। ठीक है, अब उसके सारे चित्र जो बना के बन गया तो उसके और चित्र वो बना के मर गया। ठीक है, अब उसके जितने भी और चित्र हैं उसको हमने क्या करा, हमारे एक स्टॉक है जिसे हम कोटा कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एक रखने की जगह है उन चित्रों को। ठीक है, जैसे नहीं होता अपना गेहूं का कोटा, अनाज का कोटा। ठीक है, तो ऐसे ही वो चित्र रखने का कोटा, तो एक चित्र रखने का कोटा है तो उसके ऑल चित्र वहां पे उस कोटा के अंदर क्या है, आपने रख लिए। ठीक है, उसके ऑल चित्र का रख लिए, कोटा के अंदर रख लिए। तो मेरे बच्चों, ये ऑल से बना आपका ऑलनिया। ठीक है, ओरनिया। तो ओरनिया कोटा के अंदर, ओरनिया नदी है, ओरनिया नदी यहाँ पे है कोटा में। ठीक है, और कोटा में ओरनिया नदी के पास आदि मानव के शैल चित्र पाए गए। ठीक है, बात आपकी डन है। आदि मानव के शैल चित्र कहाँ पे पाए गए? ओरनिया नदी, कोटा में। ठीक है, अब अपनी एक जगह आती है बच्चों, पुष्कर। पुष्कर आती है बच्चों एक जगह, ये अजमेर के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, अजमेर में पुष्कर एक जगह है मेरे मित्रों। और पुष्कर ये जो जगह है, यहाँ पे आप जानते हो पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए मुनि रहेंगे नहीं रहेंगे? ठीक है, तो सर बिल्कुल आपकी बात डन है, यहाँ पे मुनि रहेंगे। और जब मुनि रहेंगे, ठीक है, तो वो गुफा में रहेंगे, ये बात तो डन है। भाई जो साधु सन्यासी होते हैं मुनि, वो तो गुफा में रहेंगे, तो गुफा होगी मेरे मित्रों। ठीक है, ऐसे करके क्या होगी? गुफा होगी। ठीक है, तो इस गुफा में क्या होंगे? मुनि ऐसे ऐसे करके बैठे होंगे। ठीक है, और तपस्या अपने करते होंगे। तो मुनि अगस्त की गुफा है, मुनि अगस्त की गुफा है पुष्कर में। यहाँ पे भी क्या है, आपके चित्र पाए गए, शेर चित्र। ठीक है, तो मुनि अगस्त की गुफा पुष्कर के अंदर भी क्या है? शेर चित्र पाए गए। ठीक है, ऐसे ही अजमेर के पास में 50 किलोमीटर दूर ब्यावर है मेरे बच्चों। ठीक है, ब्यावर, यहाँ पे क्या है, एक लड़की का ब्याह हो रहा था। एक लड़की का क्या हो रहा था मेरे बच्चों? ब्याह हो रहा था। ठीक है, अब वो ब्याह के लिए क्या है, तैयार हुई, और उसका वर बाहर उसका क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। वर बैठा हुआ है वो पेरे वाली जगह पे, ये कुंड में आग जल रही है और लड़की यहाँ पे तैयार। ठीक है, एक आदमी आया और उसने क्या करी? सेंध मार दी इसके घर में। क्या करा? सेंध मार दी और लड़की को भगा के ले गया। भगाते नहीं भगाते? भगा लेते कई बार। ठीक है, तो ऐसे लड़का क्या करा? सेंध मार के इस लड़की को भगा के और ले गया है मेरे मित्रों। तो ये लड़की इस लड़की के साथ भागेगी क्या? हाँ सर, भाग जाएगी। ठीक है, और कहाँ जाएगी? पहाड़ी पे जाएगी। कहाँ जाएगी? पहाड़ी पे, ऐसे करके पहाड़ी है तो पहाड़ी पे जाएगी। ठीक है, ये पहाड़ी पे जाएगी, तो सेंधड़ा की पहाड़ी। ठीक है, सेंधड़ा की पहाड़ी ये कहाँ पे? ये ब्यावर में है। यहाँ पे भी चित्र पाए गए पुरातन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके चित्र पाए गए। फिर आपके आते हैं
एक जगह है बच्चों जहां पे माधव आपके रहते हैं। कौन रहते हैं आपके? माधव। माधव मतलब आप जानते हो कृष्ण भगवान क्या कहते थे? माधव। ठीक है, कृष्ण भगवान यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे इस जगह पे कृष्ण भगवान रहते हैं। अब जब माधव रहेंगे तो इसका नाम होगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। बात डन है यहाँ तक? भाई माधव रहेंगे तो सवाई माधोपुर, यहाँ पे इसका बात डन हो गई कि सवाई माधोपुर है। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे ये माधव ईश्वर है या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अमरेश्वर, अमरेश्वर एक जगह है, स्थान है। यहाँ पर भी क्या है मेरे बच्चों कि पुरातन कालीन चित्र पाए गए हैं, जैसे शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये जो शैल चित्र बनाए गए, भाई आदि मानव ने स्टार्टिंग करी तो ये जो बनाए गए, तो देखो आदि मानव जब बनाएगा शैल चित्र, ठीक है, तो क्या करेगा? आदि मानव जब शैल चित्र बनाएगा तो क्या करेगा भाई? उसके पास तो कलर कुछ था ही नहीं, उसके पास तो कोई कलर था ही नहीं। अब वो तो क्या करता है? जानवर को मारता और खाता। तो जानवर को जब भी मारता ना तो उसका क्या करता? लाल लाल खून निकलता। ठीक है, तो उसके पास वो लाल खून से चित्र बना देता। ठीक है, तो उसलिए क्या है कि लाल कलर का यूज किया गया, इसका लाल कलर का, लाल रंग। ठीक है, तो सर्वाधिक किस रंग का यूज किया गया? आदि मानव शैल चित्रों में लाल रंग का मेरे बच्चों यूज किया गया। फिर उसके बाद तो क्या है? कत्थई रंग भी हुआ, सफेद रंग भी हुआ। बाद में आ गई आपकी क्या गई? कत्थई, कत्थई आंखों वाली एक लड़की, कत्थई रंग। ठीक है, और सफेद, ध्यान रखना। ठीक है, तो बाद में आपके कत्थई रंग भी आ गया मार्केट के अंदर, सफेद रंग भी फिर मार्केट के अंदर आ गया। ऐसे करते करते क्या है? चित्र बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये तो अब वास्तव में ये इस तरह से चित्र बने, तो चित्र बने मैंने आपको बता दिया कहां बने। ठीक है, शैल चित्र आदि मानव के, उसके और सारे सारे चित्र क्या कोटा के अंदर, तो कोटिया कोटा में आर्य नदी के यहाँ पर क्या है? आदि मानव के शैल चित्र पाए गए। फिर इसके बाद अमरेश्वर, अमरेश्वर कहां पर है? सवाई माधो के अंदर पूर्व में। ठीक है, अजमेर में पुष्कर है, यहाँ पे मुनि अगस्त की गुफा है बच्चों, वहां पे भी चित्र पाए गए। ठीक है, ब्यावर के अंदर भी चित्र पाए गए हैं, और ब्यावर में कहां पे? सेंद्रा, सेंद्रा की पहाड़ी है, वहां पे चित्र पाए गए। ठीक है, तो देखो इस तरह से मेरे मित्रों ये सारे के सारे चित्र पाए गए। तो मेरे हिसाब से आपको ये ऑटोमेटिक दिमाग लगाए बिना आपको याद हो गया होगा, लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया गया उस समय के चित्रों के अंदर, और बाद में तो आपको मालूम है कि हरा यूज किया गया। ठीक है, और बाद में तो सर्वाधिक किस रंग का उपयोग किया गया? सर्वाधिक आपके हरा और लाल, हरा और लाल। तो सर्वाधिक शैल चित्र में, शैल चित्र में हरा प्लस लाल। तो हरा, देखो पेड़ पौधे खूब थे उस जमाने में, भाई आज भी पेड़ पौधे, तो भाई आदि मानव के टाइम पे तो पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे होंगे मेरे बच्चों, तो क्या करता? पेड़ की पत्तियों को घिस घिस के हरा रंग बनाता और हरे रंग से चित्र बनाता, जानवरों को मारता और उसके खून से बनाता, तो फिर लाल। तो इस तरह से हरा और लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया गया आदि मानव शैल चित्रों के अंदर। ठीक है, और कोटा में आर्या नदी के तट पे ये आदि मानव शैल चित्र पाए गए मेरे मित्रों। अब मेरी बात सुनो, क्या है कि पहले के जमाने में हमारे राजस्थान के अंदर क्या था? वही भारत के अंदर देख लो आप। ठीक है, क्या था कि बाबर ने, बाबर आया, हुमायूं आया। ठीक है, तो जब बाबर आया, हुमायूं आया, इन लोगों का काम क्या था? इन लोगों का काम ये था कि अपने इंडिया के राजाओं से युद्ध करना। ठीक है, बाबर और हुमायूं का काम क्या था? इंडिया के राजाओं से युद्ध करना। भाई बाबर भी और हुमायूं ये भी क्या करेगा? राजाओं से युद्ध करेगा। ठीक है, इंडिया के राजाओं से। बात आप डन है सर, आपने सही कहा। अब इंडिया के राजाओं से युद्ध करा, इंडिया के राजा इनसे युद्ध कर रहे हैं, ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जब आपस में फाइट करेंगे तो फाइट करते करते टाइम मिलेगा क्या? चित्र बनाने का। भाई इंडिया के राजाओं को टाइम मिलेगा क्या? चित्र बनाने का। यहाँ की प्रजा को टाइम मिलेगा क्या चित्र बनाने का? भाई प्रजा देखेगी यार युद्ध चलता रहता है, अपन चित्र कब बनाए? फालतू फोकट का आदमी होगा वही तो चित्र बनाएगा, दूसरा आदमी चित्र बनाएगा नहीं। ठीक है, जो फ्री आदमी होगा वही चित्र बनाएगा। तो यहाँ तो इंडिया फ्री नहीं है क्योंकि युद्ध लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय तो आपके हो गई काम। ठीक है, अब आएगा आपका अकबर मेरे बच्चों। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंदर आपका आ गया अकबर, मान लो। तो अब ये आपके इंडिया के अंदर आया। ठीक है, मतलब अब क्या है? अकबर का शासनकाल चल रहा है यहाँ पे। अकबर का क्या था? शासनकाल था। तो अकबर की रणनीति क्या रहेगी? अकबर की रणनीति तो ये रहती कि भाई जितने भी लोग हैं, जितनी भी प्रजा है, उनको अपने अधीन कर लो। क्या करें? अधीन करना है इसको। किसको अधीन करना है? जो भी साम्राज्य, जितने भी साम्राज्य है। ठीक है, अब ये जो साम्राज्य हैं इनको क्या करेगा? ये अधीन करेगा, मतलब सब राजाओं को एक चिट्ठी लिख के भिजवा देता था एक बार कि देखो तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, और मस्ती से रहो, खाओ पियो ऐश करो, मेरे को तो बस थोड़ा सा चालान दे देना, बाकी 75 पैसे तुम ही रख लो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पर डिसीजन जो होगा फाइनल वो मेरा होगा, तुमको मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है? इसने बोल दिया अकबर ने क्या सभी शासकों को, सभी राजाओं को जो हमारे राजस्थान के हैं उनको कि भाई मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। ठीक है, और 75% तुम रख लो, 25% मेरे को दे दो। तो 25 कौन रखेगा? अकबर रखेगा। और 75 कौन रखेंगे? राजस्थान वाले रखेंगे। ठीक है, राजस्थान के राजा जब 75% रखेंगे तो राजस्थान के राजा देखेंगे कि यार अकबर से लड़ने से बढ़िया तो अपन 75% रख लो। ठीक है, अब ये 75% जब राजस्थान के ये लोग रखेंगे, ठीक है, तो अब अकबर इन पे आक्रमण करेगा क्या? नहीं सर, अकबर इन पे आक्रमण नहीं करेगा। अब अकबर आक्रमण नहीं करेगा तो ये फ्री हो जाएंगे क्या? हाँ सर, ये तो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, इनके पास फ्री टाइम खूब सारा बचेगा।
बिल्कुल डन बात है सर आपकी कि इनके पास अब है फ्री टाइम खूब सारा बचेगा। तो जब फ्री टाइम बचेगा मेरे बच्चों तो ये पेंटिंग करेंगे क्या फ्री टाइम में? हाँ सर, ये चित्र बनाएंगे फ्री टाइम में। ठीक है, तो चित्र जब बनाएंगे तो इसका मतलब 15वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी का चित्रकारी का काल था। 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी शताब्दी मतलब यहाँ तक क्या था, आपकी चित्रकारी चालू हो गई थी जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, बात जने आपकी कि सर आपसे पूछे कि चित्रकारी का काल सर्वाधिक अच्छा कौन सा था, तो वो बोलेंगे कि आपके 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का। ठीक है, अब देखो क्या है, अब आपकी बात आती है स्वर्ण काल की कि चित्रकारी का स्वर्ण काल कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा काल कौन सा है। तो देखो यहाँ पे कौन सा स्वर्ण काल है आपका, देखो ये 18वीं शताब्दी तक तो जोरदार रहा, तो 18वीं शताब्दी तो रहेगी रहेगी। ठीक है, 18वीं से एक पहले कर दो 17वीं, तो 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये क्या रहा मेरे बच्चों, ये स्वर्ण काल रहा। ठीक है, 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक क्या रहा, स्वर्ण काल रहा। अब ये जो रहा तो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई कि सर आपके स्वर्ण काल का टाइम ये था और चित्र बनाने का टाइम कौन सा था, ये था। तो यहाँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा, और हाँ तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब जो बताने वाला हूँ किसी ने भी बताया होगा और कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट यहाँ बता दूंगा कि किस तरह से चित्रकारी आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से चित्रकारी अब स्टार्ट होगी। तो देखो चित्रकारी स्टार्ट हुई कैसे बच्चों, ये देखो वहां पे जो आदि मानव थे तो उन्होंने क्या करा, फ्री टाइम के अंदर चित्र बना लेते उनके पास। पर वास्तविकता में देखा जाए तो चित्रकारी कैसे स्टार्ट होगी भाई, अब वास्तविकता में देखा जाए तो चित्रकारी कैसे स्टार्ट होगी, चित्रकारी कैसे स्टार्ट होगी बताओ। देखो मैं अगर अपनी अप्रोच लेके चलूं और मैं देखूं, या फिर आप अपने दिमाग से भी लगाओ तो देखो चित्रकारी कैसे स्टार्ट होगी। आज के जमाने में तो हमारे पास क्या है, आज के जमाने में तो हमारे पास मोबाइल कैमरे हैं। ठीक है, तो हमको कोई भी चेहरा पसंद आता है, चेहरा आप समझ जाओ भावना को, हमको कोई भी चेहरा पसंद आता है तो हम लोग क्या करते हैं, खटाक से फोटो खींच लेते हैं। ठीक है, हालांकि खींचनी नहीं चाहिए सबकी, पर फिर भी क्या कहते हैं, ठीक है उसको देख लेते हैं। पर मान लो उस जमाने में जब राजा महाराजाओं का जमाना रहा होगा, जब राजा महाराजाओं का जमाना रहा होगा मेरे बच्चों, तो किसी राजा को कोई चेहरा पसंद आ गया, तो वो किसी घर गया, मान लो उसको राजा को इनवाइट किया शादी ब्याह में। अब वो राजा वहां पे गया और उसको किसी का चेहरा पसंद आ गया, तो अब वो उस पसंद वाले चेहरे को अपने पास तक कैसे लेके आए, या तो उससे शादी कर ले। ठीक है, और मान लो शादी नहीं करे कोई, तो फिर क्या करे, उसको देखना तो ही राजा को, तो क्या करे, तो अब लोगों ने सुझाव दिया कि राजा जी इसका हम चित्र बना देंगे और आप इस चित्र को लेकर चले जाना और मस्ती से देखते रहना, टेंशन खत्म। तो इस तरह से चित्र स्टार्ट हुआ होगा भाई। कुल मिला के कोई ना कोई तो चित्र बनाने का बहाना हुआ होगा। ठीक है, बिना बहाने के तो कभी कोई काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो बहाना तो ये बात डन है कि सर आपने सही कहा कि चित्र जो बनाए गए इस तरह से, तो चित्र जो बनाए होंगे, ठीक है, तो उनको क्या है, चित्रित किया गया होगा। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि इनके जैसे राजा महाराजा हैं तो राजा महाराजों के यहाँ चित्र बन रहा है, तो राजपूत रियासत है। ठीक है, तो राजपूत क्या है, रियासत है, और राजपूत रियासत के ही लोग बाग क्या कर रहे हैं, वहीं पे उनके चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो चित्र बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कहलाएगी राजपूत शैली भाई। राजपूत रियासत है, राजस्थान में तो राजपूत थे। ठीक है, तो राजस्थान में क्या था, राजपूत थे मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जब राजपूत रियासत है, तो राजपूत रियासत के जब चित्र बनेंगे तो इसके चित्र क्या कहलाएंगे, राजपूत शैली, राजपूत शैली के चित्र बनेंगे। ये बात तो डन है भाई, राजा कहीं गया उसने देखा तो राजपूत को तो दिखेगा वो, और उसी की फोटो चित्र बना के लाएगा, तो इसका मतलब राजपूत शैली। अब ये राजपूत जो शैली है तो इसका क्या है, इसका वैज्ञानिक विभाजन किया, राजपूत शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया, किसी आदमी ने वैज्ञानिक विभाजन किया, क्या किया है, वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक विभाजन। समझ में आ गया ना आपको कि पेंटिंग कहां से स्टार्ट हुई, समझ में आ गया पेंटिंग कहां से स्टार्ट हुई। तो अब ये राजपूत शैली का क्या है, राज वैज्ञानिक विभाजन करेगा। तो ये राजपूत शैली को क्या है, एक आदमी बड़े आनंद से देखता था, तो जैसे ये राजा है। ठीक है, ये राजा है मेरे मित्रों, और ये किसी को देख रहा है। ठीक है, और इसने क्या करा, इसकी पेंटिंग बनवा ली राजा ने। ठीक है, ये अब इसका चित्र बना लिया, राजा बनवा लिया, ये चित्र बनवा लिया। ठीक है, तो इन दोनों की पेंटिंग को क्या है, किसी ने देखा और वो बड़े आनंद से देखा कि यार मस्त बनाई रहे पेंटिंग, तो बड़े आनंद से देखा इन दोनों की पेंटिंग को कि नहीं यार ये राजा है इस औरत की पेंटिंग को देख रहा है, इस लड़की की पेंटिंग को देख रहा है, तो ये वाले आदमी बड़ा आनंद से देख रहा है कि कितनी अच्छी पेंटिंग बनी है। ठीक है, तो एक है आनंद कुमार स्वामी, क्या नाम है, आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली की पेंटिंग का वैज्ञानिक विभाजन किया। ठीक है, राजपूत शैली की पेंटिंग का क्या है, आनंद कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक विभाजन किया और इसने कहा राजपूताना पेंटिंग, क्या कहा, राजपूताना पेंटिंग। इसने क्या कहा, इसको राजपूत शैली को राजपूताना चित्रकला, आनंद कुमार स्वामी ने, क्यों, क्योंकि उसने आनंद से देखा ये सब चीजें
कि यार ये राजपूत पेंटिंग्स है, तो ये राजपूत पेंटिंग्स है, आनंद स्वामी बड़े आनंद से देख रहा है और बोल रहा है कि नहीं यार ये तो राजपूताना पेंटिंग्स है या राजपूत पेंटिंग्स है, ठीक है, या राजपूताना चित्रकला है। तो ये आनंद कुमार स्वामी ने क्या करा, इसकी वैज्ञानिक विभाजन किया। किसने किया वैज्ञानिक विभाजन? राजपूताना पेंटिंग का, राजपूताना पेंटिंग का इसने आनंद कुमार स्वामी ने। यहाँ तक बात आपके डन है सर। अब क्या है, इस आनंद कुमार स्वामी ने जब ये कर दिया, ये आनंद कुमार स्वामी आपके मेरे बच्चों, ठीक है, ये आपका आनंद कुमार स्वामी है, इसने क्या करा भाई, इसने इस पेंटिंग का क्या कर दिया है, वैज्ञानिक विभाजन। अब ये आनंद कुमार स्वामी के पास ऊपर से क्या है, ऊपर से भगवान देख रहे थे। कौन देख रहे थे? एक तो देख रहे थे मेरे बच्चों राम जी, और एक मेरे बच्चों देख रहे थे भगवान कृष्ण भगवान। ऊपर से क्या देख रहे थे? राम और कृष्ण, ठीक है, राम और कृष्ण ये देख रहे थे कि यार इस बंदे ने, किसने, इसने आनंद कुमार स्वामी ने क्या करा, यहाँ पे राजपूत शैली को राजपूताना चित्रकला में कन्वर्ट कर दिया और इसका विभाजन कर दिया। कैसा विभाजन कर दिया? वैज्ञानिक विभाजन कर दिया। मतलब इसने तो राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों को कर दिया राजपूत मान लिया। इसने क्या करा, राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों को क्या कर दिया, राजपूत मान लिया, ठीक है। तो ये रामकृष्ण जो थे, कौन, राम और कृष्ण, तो इनका रामकृष्ण ने क्या करा, डन की बात कि यार दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे को कॉल लगाया ऐसे करके, और कॉल पे बात की कि यार ये आनंद कुमार स्वामी तो क्या है, यहाँ पे काम बिगाड़ देगा और यहाँ पूरे राजस्थान को राजपूत स्थान बना देगा, तो बाकी दूसरी समाज वाले, दूसरी कम्युनिटी वाले भी तो यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा है कि केवल पेंटिंग जो बनेगी तो राजपूतों की बनेगी, दूसरों की तो पेंटिंग बनेगी। तो इन्होंने बात बोला, हाँ यार ये बात तो सही है। तो इन्होंने क्या करा, अपना एक दास लेके गए, ठीक है, अपना क्या लेके जाएंगे, एक दास, ये इनका एक है दास है, ये दास है। तो अब ये अपने दास को लेके गए नीचे, राम कृष्ण दास, मतलब राम कृष्ण दास एक आदमी है, ठीक है। तो राम और कृष्ण ये अपने दास को नीचे लेके गए। इन्होंने बोला कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे दास, एक काम कर, ये राजपुताना चित्रकला हटा दे, ठीक है, और इसकी जगह लिख दे राजस्थानी चित्रकला। क्या लिख दे? राजस्थानी चित्रकला। क्या लिख दे? राजस्थानी चित्रकला या राजस्थान चित्रकला, राजस्थान चित्रकला। क्यों? क्योंकि भाई ये राजपूताना का पेंटिंग कर देगा मेरे भाई तू, तो इसमें तो केवल राजपूत राजपूत की पेंटिंग आएगी, तो हमारा तो पूरा राजस्थान है, इसकी तो राजस्थान चित्रकला कर दे। ये किसने बोला? रामकृष्ण दास ने। तो रामकृष्ण दास ने राजस्थान चित्रकला को मतलब नाम दिया रामकृष्ण दास ने, ठीक है। तो आप क्या है, राजस्थानी चित्रकला का नाम किसने दिया? रामकृष्ण दास ने। बात आपकी डन है सर, ठीक है। और वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। ये बात भी आपकी डन है। और आपके आदि मानव के शिव चित्र कहाँ पे? आरण्या कोटा में। पुष्कर के अंदर क्या था आपका? मुनि आश्रम था, मुनि अगस्त का गुफा थी, वहां पे ब्यावर में सेंद्रा की पहाड़ियों पे भी चित्र थे। सवाई माधो के अंदर अमरेश्वर के स्थान पे भी मतलब इनके चित्र पाए गए हैं। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चों कि राजस्थान के अंदर अभी पेंटिंग आ गई है, मतलब अब पेंटिंग का नाम रख दिया गया है राजस्थान चित्रकला, ठीक है। पहले नाम क्या था? आनंद कुमार स्वामी ने क्या रखा था? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पेंटिंग्स रखा था। और ये आनंद कुमार स्वामी ने जो राजपूताना पेंटिंग्स रखा था ना, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ चीजें देखी। इसने क्या देखा था कि देखो, रामकृष्ण दास ने तो क्या रखा? राजस्थान चित्रकला, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने क्या देखा कि आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पेंटिंग्स में, इसने क्या देखा आनंद कुमार स्वामी राजपूताना पेंटिंग्स में? इसने ये देखा कि यहाँ के लोग क्या है, सर पे तो पहनते पगड़ी, जिस सापा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर पे पहनते हैं, क्या पहनते हैं? पगड़ी। तो इसने देखा कि यार ये तो किसका होता है? पंजाबियों का होता है। तो इसने देखा यहाँ पे तो क्या है, इस पेंटिंग के अंदर कुछ छवि तो है पंजाब की, ठीक है। और यहाँ के लोग रेगिस्तान पे चलते हैं, रेगिस्तान पे। तो अगर हिमाचल प्रदेश के लोग देखें तो वो काय पे चलते हैं? वो बर्फ पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में क्या करते हैं? बर्फ पे चलते हैं। तो इसने देखा कि ये वाली पेंटिंग के अंदर एक छवि दिख रही है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी खूब सारी अरावली की, इसलिए एक चित्रकारी यहाँ पे पहाड़ियों की दिख रही है। क्या दिख रहा है कि एक तो यहाँ पे चित्रकला के अंदर पंजाब की छवि दिख रही है, एक हिमाचल प्रदेश की छवि दिख रही है, और एक पहाड़ियों की छवि दिख रही है। ये किसने? आनंद कुमार स्वामी ने इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था राजपूत शैली की पेंटिंग का, जिसने इसने राजपूताना पेंटिंग रखा नाम, ठीक है। तो ये आनंद कुमार स्वामी ने क्या करा था? इसने वैज्ञानिक विभाजन मेरे बच्चों किया था। और वैज्ञानिक विभाजन में इसने क्या किया कि भाई ये पगड़ी पहने, इसका मतलब पंजाबी लोग क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं ना, तो इसलिए इसमें पंजाब की पेंटिंग की कोई ना कोई छवि दिखी है, मेरे डन बात है, ठीक है। इसने देखा कि यार ये रेगिस्तान के अंदर चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश वाले बर्फ में चलते हैं, इसका मतलब हिमाचल प्रदेश की भी कहीं ना कहीं छवि दिख रही है। फिर इसके अंदर इसने देखा कि भाई यहाँ पे पहाड़ियां खूब सारी अरावली की, तो इसका मतलब पहाड़ी की भी यहाँ पे छवि दिख रही है। तो इस तरह से इसने क्या करा था? आपका वैज्ञानिक वजन क्या था? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे बच्चों, पूछा सकता है कि आनंद कुमार स्वामी के राजपूताना शैली के वैज्ञानिक विभाजन का मेन जो कारण था वो क्या था? तो वो ये कारण था पंजाब, हिमाचल और पहाड़ी, ठीक है। इसी के आधार पर उसने क्या करा था? इस सारा के सारा वैज्ञानिक विभाजन किया था। तो आधारशिला उसकी ये थी। बात आपके यहाँ तक बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने शुरुआत कर दी। अब देखो बात आगे बढ़ते हैं।
देखो अब आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब जो राजपूताना पेंटिंग है या फिर राजस्थानी चित्रकला है, ठीक है, ये राजस्थानी चित्रकला हमारे राजस्थान के अंदर आई कहां से? भाई ये राजस्थानी जो चित्रकला है जो हम लोग देख रहे हैं वो राजस्थान के अंदर आई कहां से, तो इस बारे में हम पूरी तरह से बात करेंगे। ये देखो कैसे आई है राजस्थान के अंदर। देखो अगर मैं इसको ऐसे राजस्थान मान लो, ऐसे मान लो कि राजस्थान, आप बोलो तो सर ये राजस्थान आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जा रहा है राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान। अब यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, इधर ऐसे करके यहाँ पे इधर गुफा है मेरे बच्चों, क्या इधर मान लो महाराष्ट्र है, ऐसे मान लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये गुफा है। इन गुफाओं को कहते हैं अजंता एलोवेरा की गुफा, अजंता एलोवेरा की गुफा, ठीक है। अब ये अजंता एलोवेरा की गुफा है, तो यहाँ पे क्या है, इन गुफाओं के अंदर खूब सारे बुद्ध चितेरे, ठीक है, बुद्ध भगवान के चित्र बनाने वाले बुद्ध चितेरे, चितेरे ये क्या करते हैं, बुद्ध भगवान की चित्र बनाते हैं। बुद्ध भगवान का चित्र बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये बुद्ध भगवान की चित्र बनाते हैं, तो ये बुद्ध चित्रे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये वाला आपका गुजरात, ठीक है, ये वाला क्या है आपका गुजरात, तो ये गुजरात है। यहाँ पे क्या है, जैनी घूमते खूब सारे, यहाँ पे क्या है, खूब सारे जैनी घूमते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये जैनी है। और यहाँ पे क्या है, ये जैनी लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, तो इसलिए ये कह रहा है जैनी चित्रे, जैनी चित्रे, ठीक है। अब ये बुद्ध चित्रे यहाँ पे क्या करेंगे, बुद्ध भगवान के चित्र बनाएंगे। यहाँ पे गुजरात के अंदर जैन चित्रे होंगे, ये क्या करेंगे, जैन भगवान के चित्र बनाएंगे। मतलब यहाँ पे जैन भगवान की नहीं, गुजरात के चित्र बनाएंगे। गुजरात के अंदर जो परंपरा चल रही है, जिस तरह से पोशाक चल रही है, जिस तरह से रहना चल रहा है, इस तरह से यहाँ पे भी बुद्ध चित्र है। यहाँ पे महाराष्ट्र के चित्र बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो पोशाक, यहाँ पे जिस तरह के मतलब शरीर होता है, वो सारी चीजें बनाएंगे। अब क्या हो गया कि यहाँ पे यहाँ पे अरबों का आक्रमण हो गया बच्चों, किसका हुआ, अरबों का, अरब आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अरबों का मेरे बच्चों जब यहाँ पे आक्रमण होगा तो क्या होगा, अरबों का आक्रमण हो गया यहाँ पे, तो अरब आए जैसे, तो अब ये भागेंगे नहीं भागेंगे, गुरुजी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये भाग जाएंगे, तो ये यहाँ से भागे। अब ये भाग के कहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे। अब जब ये यहाँ पे जाएंगे तो इनकी दोस्ती किससे हो जाएगी, जैन चित्रों से हो जाएगी। जैन चित्रों के पास जाके बोलेंगे कि यार हमको भी काम दो, पेंटिंग चित्र बनाते हमको भी आता है। तो जैन चित्र काम देंगे क्या, बोलेंगे हाँ यार ले ले काम, ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हमारे पास तो वैसे चित्र बनाने के खूब सारे, तू भी अपने चित्र बना ले, ठीक है। पर ध्यान रख कि 90% जो काम है वो हम करेंगे और 10% तू करेगा। 90% काम कौन करेंगे, 90% ये लोग करेंगे, और 10% कौन करेगा, 10% ये करेंगे। तो 100% काम अपना आसान से डन हो जाएगा। 10% के तू पैसे रख लियो, 90% के पैसे हम रख लेंगे। तो जेनियो ने बोला, जेनी चित्रकारों ने कि भाई 90% काम के पैसे हम रखेंगे क्योंकि 90% काम हम कर रहे हैं, 10% के पैसे तू रख लियो क्योंकि 10% तू काम कर रहा है। तो इन्होंने बोला बात आपकी डन है। ऐसे करते करते 100% काम हो गया, ठीक है। अब इस तरफ से ये फिर बाद में इधर से ये रास्ता पड़ रहा है, तो इधर घुस गए आपके मेवाड़ में। कहां पे, मेवाड़ में, इधर से ये आपके मेवाड़ के अंदर आपके घुस चुके हैं। अब मेवाड़ में घुस जाएंगे, तो जब मेवाड़ के अंदर घुसेंगे तो दो चित्रकार घुस गए। कौन भाई, यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पे गुजरात वाली जगह पे काम खत्म हो गया, गुजरात वाली जगह पे काम खत्म हो गया। अब गुजरात वाली जगह पे काम हो गया खत्म, तो जो जैन चित्रकार हैं वो चित्रकारों के पास भी बेरोजगार हो गए। और यहाँ पे भी क्या हो गया, जो अजंता एलोवेरा से भाग के आगे थे ये भी बेरोजगार हो गए। अभी बेरोजगार होने का कारण क्या था, बेरोजगार होने का कारण ये था कि कोरोना आ गया यहाँ पे, और कोरोना बीमारी फैली, तो अच्छे अच्छे काम धंधे ठप हो गए। तो काम धंधे ठप हो गए तो उन्होंने बोला यार यहाँ तो काम धंधा नहीं मिल, मेवाड़ चलते हैं। तो ये अब कहाँ आएंगे दोनों, ये दोनों आएंगे मेवाड़ के अंदर। कौन आएंगे, जैन और बुद्ध वाले, ठीक है, डन की बात। अब ये मेवाड़ के अंदर है, तो दोनों जब मिले तो ये क्या हो गया, ये अपभ्रंश हो गया बच्चों। जब दोनों मिलकर यहाँ पे पेंटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये अपभ्रंश होगा, अपभ्रंश होगा, की होगा, अपभ्रंश हो जाएगा। बात डन या नहीं है, देखो लिखने में कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप माफ कर देना, क्योंकि मेरी राइटिंग तो पहली बात तो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो ये अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश हो गया मेरे बच्चों। अब क्या होगा कि जैनी चित्रे और ये बौद्ध वाले चित्रे जो हैं ये दोनों मिलके मेवाड़ के अंदर चित्र बनाएंगे। तो कुछ छवि तो हमारे पास आएगी गुजरात की और कुछ आएगी हमारी ये वाली, तो इसलिए हमारे अपभ्रंश मतलब मिली जुली जो है सभ्यता वाले चित्र हमारे मेवाड़ के चित्रों में आप देखोगे, तो इसलिए मेवाड़ के चित्रों में अपभ्रंश से बने चित्र, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ की चित्रकला किससे प्रभावित है, तो अपभ्रंश से प्रभावित है, और अपभ्रंश के माध्यम से मेवाड़ के चित्र बने, ठीक है। बात यहाँ तक आपकी डन है। अब मेवाड़ की बात आ गई है, ठीक है, तो मेवाड़ की बात आ गई है। अब मतलब मेवाड़ कहाँ पे आता है बच्चों, राजस्थान के अंदर आता है। मतलब ये चित्रकला एंटर कहाँ से हुई, मेवाड़ से हुई है सर, बात डन है यहाँ पे, ठीक है। तो चित्रकला की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई, मेवाड़ से, ठीक है। बात करें भाई, आप लिखो कि गुरुजी आपने सही बोला, चित्रकला की शुरुआत राजस्थान में मेवाड़ से हुई, मेवाड़ से हुई। यहां तक आपकी बात सर सही है बिल्कुल, मेवाड़ से, क्योंकि मेवाड़ में हिस्ट्री पहली बार ये लोग
घुसे थे, ठीक है, और अपभ्रंश से शुरुआत हुई है। तो मेवाड़ में जब शुरुआत हुई तो ये राजस्थान के अंदर आए, अब राजस्थान में आएंगे तो सबसे पहले बार मेवाड़ में आएंगे, तो मेवाड़ में ही आएंगे तो लोगों को पेंटिंग सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे भाई, ये भी स्कूल खोलेंगे, इन्होंने देखेंगे कि यहाँ पे मेवाड़ में तो क्या है किसी को पेंटिंग आती नहीं है, तो ये स्कूल खोलेंगे, ठीक है, तो ये क्या स्कूल खोलेंगे, एक स्कूल खोलेंगे मेरे बच्चों, स्कूल खोलेंगे और उसका नाम रखेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। भाई ये चित्तेरे जब यहाँ पे आएंगे ये देखेंगे यार यहाँ पे अपन अपना कॉलेज खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, तो यहाँ पे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, अब यहाँ पे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे जब ये नाम रख देंगे तो यहाँ पे लोग बाग पेंटिंग सीखने आएंगे, ठीक है, तो कहाँ के आएंगे भाई, उदयपुर के आएंगे, उदयपुर के आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ सर उदयपुर के आएंगे, तो उदयपुर के आएंगे बच्चे, तो इसलिए इसको उदयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग कह देंगे, ठीक है, बात डन है। फिर इसके बाद यहाँ पे और भी बच्चे आएंगे, और बच्चे आएंगे तो और कहाँ के बच्चे आएंगे, नाथ द्वारा के बच्चे आएंगे, कहाँ के आएंगे, नाथ द्वारा के, ठीक है, राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद नाथ द्वारा के, ठीक है, यहाँ पे और कहाँ के आएंगे, और आपके आएंगे चावंड के, ठीक है, चावंड के, ये भी उदयपुर में ही ध्यान रखना, उदयपुर, चावंड के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है, देवगढ़ ठिकाने के बच्चे भी आएंगे बच्चों, देवगढ़ ठिकाना, देवगढ़ ठिकाने के बच्चे भी यहाँ पे पेंटिंग सीखने आएंगे, शाहपुरा जो भिलवाड़ा के अंदर है वहां के बच्चे भी आ जाएंगे सीखने, शाहपुरा भिलवाड़ा, यहाँ के बच्चे भी क्या है पेंटिंग सीखने आएंगे, ये सब देखो नाथद्वारा के बच्चे पेंटिंग सीखने आएंगे, चावंड के बच्चे पेंटिंग सीखने आएंगे, देवगढ़ ठिकाने के बच्चे पेंटिंग सीखने आएंगे, शाहपुरा के पेंटिंग सीखने आएंगे, ये पेंटिंग सीखने आएंगे सारे के सारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग खोल दिया है, किसने खोल दिया है, जीर्णी और बुद्धों ने मिलकर, यहाँ पे जो गुजरात से और महाराष्ट्र आए दोनों मिलकर अपभ्रंश के माध्यम से यहाँ पे ये कॉलेज खोला है, तो यहाँ पे ये कॉलेज खोला है, तो बच्चों इन्होंने कॉलेज खोलने के बाद लालच दिया, लालच क्या दिया, हमारे पास जो पेंटिंग सीखने आएगा उसको मेवे मिलेंगे फ्री में खाने को, क्या मिलेंगे, मेवे। अब आप बोलो सर ये मेवे क्या होते हैं, तो सबको मालूम है काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब मेवे की गिनती में आते हैं बच्चों, ठीक है, काजू बादाम अखरोट पिस्ता ये सब क्या है मेवे की गिनती में आते हैं, तो इन्होंने लालच दे दिया कि हमारे यहाँ पे जो भी पेंटिंग सीखने आएगा उसको काजू मिलेंगे, उसको बादाम मिलेंगे, उसको अखरोट मिलेंगे, उसको पिस्ता मिलेंगे, तो बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चे बोलेंगे नाथ द्वारा के कि अरे भैया अब तो दौड़ते हुए चलो, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे मेवे मिल रहे हैं, और चावंड वाले बच्चे भी आएंगे कि चलो मेवे खाएंगे बड़े चाव से, और देवगढ़ ठिकाने के बच्चे भी आएंगे कि भाई अपन को तो क्या है देवों के बराबर खाना मिलेगा, मतलब जैसे देव खाते हैं खूब काजू बादाम पिस्ता, उसी तरह से अपन को भी यहाँ पे क्या मिलेंगे, मेवे मिलेंगे, और शाहपुरा के बच्चे भी आएंगे, भीड़ जाति के बच्चे कि नहीं यार अपन को क्या है खूब मेवे मिलेंगे, तो अपन वहां जाके मेवे खाओ, तो शाहपुरा भीड़ बच्चे भी आएंगे। तो इस तरह से देखो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसकी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग मतलब मेवाड़ शैली होगी, यहाँ पे मेवाड़ में आएंगे तो मेवाड़ शैली बनाएंगे पेंटिंग, भाई मेवाड़ शैली की पेंटिंग बनेगी, ठीक है, मेवाड़ के अंदर जब आएंगे तो मेवाड़ शैली पेंटिंग बनेगी, और ये सारी जो होगी ये उप शैली होगी, उप शैली, और उप शैली किसकी होगी, ये सब होगी मेवाड़ की, ये सारी उप शैलियां होगी, ठीक है, चावंड उप शैली, देवगढ़ उप शैली, ठीक है, और ये उप शैलियां किसकी होगी, शाहपुरा उप शैली, ये किसकी होगी, ये सारी मेवाड़ शैली की होगी, और मेवाड़ शैली कहाँ सिखाई जाएगी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर, ठीक है, तो ये आपकी बात डन होगी, तो हमको क्या पढ़ना है, मेवाड़ की चित्रकला पढ़नी है, और मेवाड़ की चित्रकला के अंदर क्या पढ़ना है, आपके नाथद्वारा चित्रकला, चावंड की उपशैली चित्रकला, देवगढ़ उपशैली, छापुरा उपशैली, ये सब उपशैलियों के हमको पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, और हमको याद करना है वन। मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग के अंदर घुस रहा है, और अगर आपके दिमाग के अंदर घुस रहा बच्चों, आपके दिमाग में जा रहा बच्चों, तो आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप अभी देखना कि सारे के सारे जो पेंटर हैं, जो चित्रकार हैं, वो चित्रकारों के नाम आपको फटाफट याद हो जाएंगे बिना दिमाग लगाए, ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपनी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर ये सारी गणित बैठ गई। तो अब हमने सबसे पहले बात ध्यान रखी कि सर आपने मेवे का तो एक मेवाड़ का तो आपने कोड बना दिया, उसको कहते हैं मेवे, ठीक है, मेवाड़ का क्या कोड बनाया, वो बनाया आपने सर मेवे। इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि मेवाड़ चित्रकला के अंदर, अब बात करते हैं आगे, तो ये है हमारे पास मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला, ठीक है, इसे उदयपुर चित्रकला भी कहेंगे, चित्रकला या चित्र शैली, ठीक है, या फिर मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली, भाई मेवाड़ शैली भी कहेंगे इसको, या उदयपुर शैली भी कहेंगे। यहां तक आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये अपभ्रंश है, ये किसका अपभ्रंश है, ये गुजरात का और जैनियों का अपभ्रंश है, ठीक है, तो ये आपका गुर्जर और जैनी, इनका क्या है, अपभ्रंश है, अपभ्रंश है, ठीक है, ये वाला क्या है, मेवाड़ चित्रकला। यहां तक हमारी बात डन हो गई थी। अब देखो जब यहाँ पे क्या होगा, मेवाड़ चित्रकला के अंदर मेवाड़ चित्रकला और पेंटिंग्स की स्कूल की, तो यहाँ पे क्या बन गया है स्कूल, तो यहाँ पे क्या चित्र बनेंगे, अब चित्र बनेंगे तो क्या हो गया, चित्रों का क्या है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा खूब सारे चित्र, अब खूब सारे चित्र इकट्ठे हो जाएंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे क्या होगा,
खूब सारे बच्चों चित्र इकट्ठे हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे करके चित्र यहाँ पे खूब सारे इकट्ठे हो गए, ये चित्रों की ढेर लग गया यहाँ पे चित्रों का। ठीक है, अब ये चित्र इकट्ठे हो गए, चित्रों किताबें किताबें यहाँ पे, तो यहाँ पे खूब सारे चोर आए। ठीक है, क्या है, चोर आए बच्चों, क्या आगे हैं आपके चोर, और चोरों का समूह आया है, चोर का समूह। ठीक है, तो चोरों का समूह आया, तो इससे कहे चोर पंचाशिका, पंचाशिका, चोर पंचाशिका। ठीक है, तो चोर पंचाशिका समूह। ठीक है, क्या बात करें अपन, चोर पंचाशिका समूह क्या है, ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का प्रमुख चित्र है, प्रमुख चित्र। भाई चोरों का समूह आया और वो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या है, प्रमुख चित्र ले गया, तो वो क्या है आपको मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का या फिर मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, चोर पंचाशिका समूह, क्या मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र। ठीक है, तो आप बात करो कि सर मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है बच्चों, प्रमुख चित्र जिसको चोर ले गए, चोर पंचाशिका समूह। ठीक है, बात यहां तक आपकी डन है। ठीक है, एक है ढोला मारूरी चौपाई, ये क्या है, इसके अंदर 104 चित्र हैं और ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर रख दिया गया है। एक और है ढोला मारूरी चौपाई, इसमें 104 चित्र हैं और ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा है। ठीक है, ये बात भी आपकी डर है। तो एक तो चोर पंचासी का समूह ये प्रमुख चित्र है, ठीक है, मेवाड़ का, और एक ढोला मारूरी चौपाई ये भी है, 4 चित्रों से मतलब बना हुआ ये है ग्रंथ, और इसका क्या है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर रखा गया है। एक और है मेरे बच्चों प्रमुख चित्र के अंदर, एक है रागमाला सेट, ये नसरुद्दीन ने लिखा है और नसरुद्दीन चावंड शैली का प्रमुख चित्रकार था। वो अपन चावंड शैली फिर से बताऊंगा मैं भी, और फिर भी लिख लो रागमाला सेट, रागमाला सेट, ये नसरुद्दीन ने लिखा है, नसरुद्दीन ने लिखा है, और ये चावंड शैली का प्रमुख चित्रकार था, चावंड उपशैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, आपका नसरुद्दीन शाह। और नसरुद्दीन शाह ने क्या है, एक लड़की को सेट करने को उसको राग सुनाए और बढ़िया तरीके से उसको माला पहनाई और बाद में उसको सेट कर लिया, तो राग माला सेट। ठीक है, समझ आ गई बात आपको, डन है बस। तो इसने नसरुद्दीन शाह ने क्या किया है, राग गाया, माला पहनाई, बाद में शादी कर ली और उसको क्या कर लिया, सेट कर लिया। तो इस तरह से रागमाला सेट नसरुद्दीन द्वारा लिखी गई चावंड उपशैली का प्रमुख चित्रकार था नसरुद्दीन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ शैली, तो मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल कब से कब तक रहा, या फिर मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल में बना। ठीक है, बात करते हैं मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल। अब स्वर्ण काल क्या है, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल क्या कहलाएगा, मतलब जिसके टाइम पे चित्रकला बहुत ज्यादा फली फूली हो। ठीक है, तो मेवाड़ से तो हमारा बना था मेवे, भाई मेवाड़ से हमारा बना था, आपने बोला था सर आपने मेवे बना दिया, मेवाड़ का हमारा कोड था मेवे। ठीक है, अब ये मेवे जो हमारा कोड है, तो ये मेवे एक आदमी जो है मेरे बच्चों, एक राजा है, ये राजा क्या कर रहा है, अपनी सारी प्रजा क्या कर रहा है, बोल रहा है आओ मेवे ले जाओ। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके मेवे बांट रहा, और प्रजा भी क्या है, हाथ फैला के और मेवे खूब ले लिए इस इससे। ठीक है, और ये प्रजा क्या कर रही है, खूब मेवे ले लिए, तो ये मेवे है यहाँ पे। ठीक है, और ये आदमी, ये राजा क्या कर रहा है, अपनी पूरी प्रजा, पूरे जगत को क्या कर रहा है, मेवे बांट रहा है। ये क्या कर रहा है, जगत को मेवे बांट रहा है, जगत को मेवे बांट रहा है, ये पूरे जगत में जितने भी लोग हैं उनको, तो इसका नाम है जगत सिंह। जगत सिंह, क्या नाम है इसका, जगत सिंह। तो जगत सिंह के टाइम पे खूब मेवे बटे, इसलिए क्या है, लोगों ने स्वर्ण काल कब माना, जगत सिंह का टाइम। तो जगत सिंह के टाइम पे क्या है, स्वर्ण काल, स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल की बात करें, मेवाड़ का स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कब से किसके टाइम पे था, तो जगत सिंह। और जगत सिंह ने क्या है, खूब लोगों को मेवे बांटे। अब खूब लोगों को ये मेवे बांट रहा है, काजू बादाम पिस्ता बन रहा है, तो लोग क्या करेंगे, इसकी तस्वीर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, खूब सारी तस्वीर बनाएंगे। जैसे इसने इसको दिया, फिर बाद में एक और औरत आ गई इसके पास लेने के लिए, ठीक है, तो इस औरत को दे दिया, फिर बाद में एक छोटा सा बच्चा आ गया इसके पास, ठीक है, तो इसने बच्चे को दे दिया, ऐसे करके इसके खूब सारे चित्र बन गए। अभी खूब सारे चित्र बन गए, तो खूब सारे चित्र बन गए, तो खूब सारे चित्र कहीं ना कहीं तो रखेगा मेरे बच्चों, रखेगा नहीं रखेगा, भाई जगत सिंह जो होगा वो खूब सारे चित्र कहीं ना कहीं तो रखेगा। तो उसने क्या करा, इस खूब सारे चित्र को एक कारखाने के अंदर रख दिया, मतलब उसको कह दिया तस्वीरों कारखाना, तस्वीरों का कारखाना। इसने क्या रख दिया, अपने महल के अंदर रख दिया, ये इसका जगत सिंह का महल है।
ठीक है, महल में इसने रख दिया, तो इस महल को कहा तस्वीरों का कारखाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसने जो मेवे बांटे उसकी खूब सारी तस्वीरें हैं। ठीक है, तो इसने उसको रख दिया कि बोल दिया कि भाई ये तो है तस्वीरों का कारखाना, और राजस्थान में इसको कहा चितेरोरी ओवरी, चितेरोरी और ओवरी। ठीक है, चितेरोरी ओवरी मतलब यहाँ पे क्या है, खूब सारे चितेरे होते हैं, और चितेरे क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इसलिए चितेरोरी ओवरी कहलाई ये जगह। कौन सा, जगत सिंह ने क्या करा, एक महल था उसका, वहां पे क्या है चितेरोरी ओवरी बना दी, और जिसे कहते हैं तस्वीरों का कारखाना, और ये उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना उदयपुर में। बात आपकी यहाँ तक डन है? अगर डन है तो सर आप बोल दो कि हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, अब क्या है, अब एक आदमी है, ठीक है, जिसका क्या है, राजा है, और उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, और उसके क्या चेहरे पे खूब सारा तेज है। ठीक है, उसके चेहरे पे खूब सारा तेज है, और उसके तेज के सामने जो भी आता है, उसके तेज के सामने जो भी आता है, तो वो क्या है, चूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसका तेज इतना तेज है कि उससे क्या है, तेज से जल जाता है आदमी, और उसका क्या चूर्ण बच जाता है। ठीक है, तो एक आदमी है, वो खूब मेवे खाता है। क्या है, एक आदमी जो खूब मेवे खाता है, और मेवे खाता है तो उसके अंदर गर्मी बढ़ती है, और गर्मी बढ़ती है तो उसमें क्या तेज आता है। भाई आदमी मेवे खाएगा तो गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी में तेज आएगा उसके चेहरे पे, उसके शरीर में, उस तेज के अंदर जो भी आएगा उसका क्या है, चूर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला जो भी मतलब जो पाया गया ग्रंथ है चित्रों वाला, ठीक है, क्या है, सबसे पहला उपलब्ध चित्र कौन सा है, तो अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहला उपलब्ध चित्र कौन सा है, तो वो है शावक प्रतिक्रमक चूड़ी, शावक प्रतिक्रमण चूर्णी। क्यों, क्योंकि क्या है, इसके तेज के आगे जो भी आता वो चूर्ण चूर्ण हो जाता, चूर्ण बन जाता उसका। तो ये जो है, ये चूर्ण काय का है, ये चूर्ण है कमल का। कमल का एक फूल था मेरे बच्चों, वो कमल का जो फूल था वो क्या है, कमल का फूल जब इसके सामने आया तो इसके तेज के आगे क्या हो गया, चूर्ण, इसलिए श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण। ठीक है, ये जो है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, ये क्या है चक्कर, ये पहला उपलब्ध चित्र है, पहला उपलब्ध चित्र। ठीक है, और ये किसने बनाया था, ये बनाया था कमलचंद्र ने। बात समझ में आई, इसको बनाने वाला कौन था, कमलचंद्र। पेंटर कौन था, कमलचंद्र। कमलचंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी एक चित्र बनाया, जो पहला उपलब्ध चित्र था। तो मेवाड़ शैली का पहला उपलब्ध चित्र कौन सा होगा, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। कैसे मालूम पड़ा, भाई खूब मेवे खाए तो बॉडी में गर्मी है तो तेजी हो गई, तेजी हो गई तो कमल का फूल आया तो क्या हो गया, चूर्ण हो गया, तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। और ये कौन था जिसने खूब मेवे खाए थे, जिसके तेज आया था, तो रावल तेज सिंह। क्या था, इसका नाम था रावल तेज सिंह। ठीक है, तो रावल तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी पहला चित्र उपलब्ध हुआ। ठीक है, अब देखो जहां पे खूब सारे मेवे बांटे जा रहे हैं, अभी बांट रहे मेवे, ठीक है, बांट रहे नहीं बांट रहे, बोले हाँ सर जगत सिंह खूब मेवे बांट रहे थे। तो खूब सारे जब मेवे बटेंगे मेरे बच्चों, मेवे मतलब मेवाड़, खूब सारे जब मेवे बटेंगे, ठीक है, तो आदमी मेवे लेके जाएगा नहीं जाएगा, आदमी मेवे लेके जाएगा नहीं जाएगा। जब आदमी को ये राजा जो है ये ऐसे करके मेवे आपको बांट रहा है, बोले ले जाओ मेरे पास तो खूब सारे हैं, खूब पैसा मेरे पास, तो ये जब मेवे ऐसे करके दे रहा है, तो ये दूसरा आदमी ऐसे करके ले रहा है मेवे, और ले रहा है तो ये लेके और जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, अब इससे जब पूछेंगे, इस आदमी से पूछेंगे कि भाई मेवे किससे लाया रे, मेवे किससे लाया, तो ये आदमी क्या बोलेगा, साहब दिन, मतलब साहब ने दिया है। ठीक है, इनसे लिया मतलब, तो ये क्या बोलेगा, साहब दिन, मतलब साहब दिन। ठीक है, साहब दिन, ये ऐसे तो बोलेगा ना कि साहब ने दिए मेवे, बात डन है। ठीक है, अब ये जब साहब ने इसको मेवे दिए हैं, तो क्या ये गीत गाएगा कि नहीं गाएगा साहब के, हाँ सर गीत तो गाएगा, साहब गीत गाएगा, बोले हाँ सर साहब के गीत गाएगा, और किसके गाएगा। ठीक है, अच्छा साहब के आगे पीछे भौरे की तरह मंडराएगा कि नहीं मंडराएगा, इनकी चमचगी करेगा, तो भ्रमर की तरह मंडराएगा भी। ठीक है, तो गीत गोविंद भ्रमर गीत। ठीक है, ये दिखा है आपको क्या मैंने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये साहब दिन के द्वारा लिखा गया है, और साहब दिन ने क्या करा है, गीत गोविंद भ्रमर गीत ये चित्र बनाए हैं, और ये चित्र बनाए हैं, और एक और चित्र बनाया है, क्यों, क्योंकि मेवे साहब दिन को किसने दिए हैं, राजा ने दिए हैं, इसलिए ये बार बार इन्हीं का राग अलाप रहा है, तो एक राग माला भी जो चित्र बनाया वो साहब दिन ने बनाया। अब साहब दिन ने कितने चित्र बनाए बच्चों, देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। गीत गोविंद, क्यों, क्योंकि साहब दिन को क्या है, इसने बोला कि साहब ने दिए, इससे पूछा आदमी से किसने दिए तेरे को मेवे, तो इसने बोला साहब दिन, मतलब साहब ने दिए। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया साहब दिन। अब साहब दिन जो है वो इन्हीं के राग गाएगा, तो राग माला। ठीक है,
इन्हीं के गीत गाता रहेगा कि साहब ने मेरे को क्या कही, मैं भी दिए, तो गीत गोविंद। इन्हीं के आगे पीछे मंडराएगा रहेगा भ्रमर की तरह, तो भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत किसने लिखा, रागमाला किसने लिखा, या फिर ये आपका गीत गोविंद किसने बनाया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इनमें चित्र हैं, तो चित्र ये सब किसने बनाए, तो ये साहबदीन ने बनाए, ठीक है। बात डन है आपकी। तो साहबदीन द्वारा, साहबदीन चित्रकार है, साहबदीन चित्रकार, ठीक है। इसने क्या बनाया है, आपके गीत गोविंद, भ्रमर गीत और राग माला। याद हो गया, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं कि एक और है, देखो हीरानंद, ठीक है। एक और चित्रकार है हीरानंद, उसने बनाया है सुपासना चरियम। हीरानंद ने क्या बनाया है, सुपासना चरियम। देखो कैसे याद करना है, हीरानंद ने सुपासना चरियम कैसे याद करना है। हीरानंद इसने लिखा है सुपासना चरियम, ठीक है, सुपासना चरियम। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हीरानंद ने लिखा है सुपासना चरियम और याद भी रह जाए तो ये मेवाड़ का ही चित्रकार था, कैसे मालूम पड़ेगा, ये ऐसे मालूम पड़ेगा कि ये हीरानंद जो है इसके पास खूब सारे पैसे हैं और खूब सारे हीरे हैं, और ये हीरे होने के बावजूद भी मेवे लेने गया है किसके पास, राजा के पास। तो राजा क्या इसको मेवे देगा क्या, इसको बोलेगा पास नहीं आई हो, पास नहीं आई हो, क्यों, क्योंकि तेरे पास तो खूब सारा मेवा खरीदने के पैसे हैं, तो तू मांगने क्यों आया, तो खरीद के खा ले। तो मेवाड़ का है हीरानंद और हीरानंद लिखा है सुपासना चरियम, ठीक है। क्यों, क्योंकि राजा ने इसको कहा है पास नहीं आई हो, पास नहीं आई हो, क्यों, क्योंकि तेरे पास तो हीरे हैं, और हीरे हैं इसका मतलब तेरे पास खूब पैसा है, और तू तो मेवे खुद खा सकता खरीद के, तू गरीबों का हक क्यों छीन रहा भाई, तेरे को पैसा और मेवे नहीं मिलेंगे, चल दे यहाँ से, ठीक है। तो सुपासना चरियम किसने लिखा, हीरानंद, हीरानंद ने लिखा है, हीरानंद चित्रकार था और इसने ये चित्र बनाया है, ठीक है। अब आता है श्रावक प्रतिक्रमण छोड़ने का, मैं बता चुका हूँ आपको, कमल चंद, ठीक है। एक आता है धनसार, धनसार ने एक चित्र बनाया जिसे कहते हैं कल्पसूत्र। धनसार ये भी चित्रकार था, इसने कल्प सूत्र एक चित्र बनाया। अब इधर देखो, इधर तो धन, धन कमाने का सूत्र किसके पास है, धनसार के पास है, ताकि वो क्या खरीद सके, मेवे। धन कमाने का सूत्र किसके पास है, धनसार के पास है, ताकि वो खरीद सके मेवे, और मेवे है काजू बादाम पिस्ता। तो धनसार ने कल्प सूत्र बनाया, और किसने, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है धनसार, ठीक है। आपसे यही पूछ सकता है कि चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है, तो आपको ये तरीके से पढ़ोगे तो इस तरीके से आपको ये भी याद आ जाएगा कि किस चित्रशैली से कौन सा चित्रकार संबंधित है, ठीक है। अब एक और चित्रकार आता है जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जी ने लिखा है बिहारी सतसई। एक और चित्रकार है जगन्नाथ जिन्होंने लिखी है बिहारी सतसई, जगन्नाथ जिन्होंने लिखा है बिहारी सतसई, ठीक है। जगन्नाथ, जगन्नाथ इन्होंने लिखा है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। अब बिहारी सतसई लिखा है बच्चों, तो जगन्नाथ जी ने लिखा बिहारी सतसई, तो जगन्नाथ जी के मेवे चढ़ते हैं क्या, हाँ सर, जगन्नाथ जी के मंदिर में मेवे चढ़ेंगे, और मेवे चढ़ेंगे तो बिहार के लोग भी यहाँ पे मेवे लेके जगन्नाथ जी के दर्शन करने आएंगे। तो जगन्नाथ जी के मेवे चढ़ते हैं, और जगन्नाथ जी ने लिखा, जगन्नाथ जी ने बनाया बिहारी सतसई चित्र। तो बिहारी सतसई चित्रांकन किसने किया है, जगन्नाथ जी ने किया है। तो ये किसका चित्र है, मेवाड़ शैली का है, मेवाड़ शैली का चित्र है बिहारी सतसई, और जगन्नाथ जी के बनाने वाले हैं, ठीक है। अब ये जब बात हुई तो साहबदीन ने देखा कि यार सबने अपने अपने चित्र बना लिए, मैंने भी चित्र बनाए, तो दूसरे ही बना ले, कोई बड़ा काम तो कर नहीं रहे भाई। साहबदीन ने देखा कि मैंने गीत गोविंद बना दिया, मैंने रागमाला बना दिया, ठीक है, ये सब मैंने बनाए हैं, भ्रमर गीत बना दिया मैंने चित्र, तो ये सब ऐसे तो दूसरे ही बना ले, मेरे को तो कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। तो बड़ा काम करने के लिए इसने क्या करा, साहबदीन ने रामायण कर दी। साहबदीन ने क्या करा, साहबदीन ने इसने क्या बना दी, रामायण, रामायण, ठीक है। और ये कौन सी, आर्ष रामायण, आर्ष रामायण, ठीक है। तो साथ में एक और आदमी था, उसने जब ये सारा मनोहर दृश्य देखा था, मनोहर क्या, राजा जो है अपनी प्रजा को क्या कर रहा है, राजा अपनी प्रजा को मेवे दान कर रहा है कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, पर हीरानंद को नहीं दिया, उसने बोला सुपासना चरिया, मतलब दूर रहे पास मत आ, ठीक है, क्योंकि तेरे पास तो हीरे हैं, पैसे खूब सारे। तो ये सारे मनोहर दृश्य एक आदमी देखा था, तो उसने बोला कि यार मेरा नाम तो मनोहर है, और साहबदीन तू मेरे को अपने साथ रख ले, और अपन दोनों मिलके रामायण बनाते हैं, जिससे कहते हैं आर्ष रामायण। तो आर्ष रामायण का चित्रांकन किसने किया, मनोहर और साहबदीन ने, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि आर्ष रामायण का चित्रांकन किसने किया, मनोहर और साहबदीन ने, ठीक है। और इस रामायण के अंदर भी क्या हो रहा है, इस रामायण में राम जी हैं, राम जी अपनी सारी प्रजा को क्या बांट रहे हैं, मेवे, राम जी अपनी सारी प्रजा को मेवे बांट रहे हैं। तो मेवे से याद रह जाएगा मेवाड़, और मेवाड़ में आप जान रखोगे कि आर्ष रामायण किसने लिखी है, मनोहर और साहबदीन ने। और आर्ष रामायण किसका चित्र है, तो मेवाड़ शैली का चित्र है। बात यहां तक आपकी बिल्कुल डन है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों कि मेवाड़
मेवाड़ चित्र से संबंधित मैंने सारे के सारे जो चित्रकार हैं वो चित्रकार मैंने आपको भी बताया कि मेवाड़ संबंधित से कौन कौन से चित्रकार हैं और उसमें कौन कौन से चित्रकारों को किस किस तरह से आपको याद करना है। तो मैंने सारे के सारे मेवे से लिंक कर दिए सारे नाम और आपको याद हो गए। तो अब मेवाड़ शैली के विषय क्या होंगे भाई, मेवाड़ शैली के विषय क्या होंगे? तो विषय के लिए अगर आप मेवाड़ की बात करो तो मेवाड़ अगर चित्तौड़गढ़ का एरिया मान ले, हम लोग उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला ये वाला एरिया मान ले, तो यहाँ पे क्या है, कृष्ण भगवान की पूजा किया गया। मेवाड़ शैली में क्या है, मेवाड़ शैली, ठीक है। तो मेवाड़ शैली के विषय क्या है, मेवाड़ शैली के विषय अगर ये देखें तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, तो यहाँ पे कृष्ण लीला होगी। तो भाई मीराबाई का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ किले में। मीराबाई का मंदिर तो मेरठा में, और मीराबाई की छतरी की चित्तौड़ किले के अंदर है, ठीक है। और मीराबाई क्या करती थी, चित्तौड़ किले के अंदर कृष्ण भगवान की क्या करती थी, आराधना करती थी, पूजा करती थी। तो जो कृष्ण लीला करते थे कृष्ण भगवान, तो उनकी मीराबाई 12 मास करती थी ना, तो 12 मासी, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका विषय, एक हो गया 12 मासी भी हो गया, ठीक है। अगर मीराबाई 12 मास इनकी पूजा कर रही है, इनकी जो सेवा कर रही है, ठीक है, तो मीराबाई तो क्या है, नायिका है, और ये क्या है, कृष्ण भगवान की नायक है। तो नायक और नायिका का भेद, नायक नायिका का भेद, ठीक है, ये नायक है, ये नायिका है, तो इनका भेद, मतलब तीसरा टॉपिक क्या हो गया, ये टॉपिक भी हो गया, ये भी एक विषय हो गया, इसके ऊपर भी चित्र बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि पेंटिंग जब भी बनाई जाती है तो पेंटिंग का मेन आधार, मेन लक्ष्य क्या था, वो किसी की फोटो देखना, मतलब स्त्री का सौंदर्य। तो स्त्री सौंदर्य जो है वो भी आप जानते हो कि आपका मेवाड़ शैली का विषय रहा। तो मेवाड़ शैली के विषय कौन कौन से रहे, कृष्ण का रही, 12 मासी रही, नायक नायिका का भेद रहा, स्त्री सौंदर्य भी, या आपके इनका वो विषय रहा। अब इनका विषय रहा तो इनकी जो फोटो होती थी, जो चित्र होते थे, वो चित्र किस प्रकार के होते थे बच्चों, और चित्र थोड़े से देखिए, चित्र इनकी क्या है, चित्रों में क्या क्या है। देखो अपन लोग क्या कर चुके हैं, अपन लोग ये देख चुके हैं कि कौन सा इनका चित्रकार है और चित्रकार ने किस तरह से चित्रकला बनाई। बात आपकी यहाँ तक डन है, आपके समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे आदमी होगा तो एक तो वो हाइट में छोटा होगा, उसका शरीर होगा गठीला होगा, उसकी लंबी लंबी मूछें होगी, उसकी यहाँ तक क्या निकली होगी, तलवे, ठीक है। पगड़ी पहनेगा, बाल गड़े होंगे, ऊपर से पगड़ी पहनेगा, ठीक है। तो और क्या पहनेगा, जामा पहनेगा नीचे की तरफ, है ना, इधर कमर में पटका बांध देगा। ये सारी की सारी उसकी खूब सारी मतलब ये सारी की सारी उसकी खूबियां होगी, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या क्या करता है इस चित्र में। मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ शैली, पुरुष चित्र, पुरुष चित्र बात करें, देखो ये अपन ने एक आदमी बनाया, ये उसने क्या करा, पगड़ी बांधी, ठीक है, ये पगड़ी बांधी और ये कान है, ये कल में यहाँ तक है बच्चों, ये इसकी ऐसी आंखें होगी, बड़ी आंखें, बड़ी आंखें, पहली बात तो, ठीक है। ऐसे करके तनी मूछ होगी, ऐसी तनी मूछ है, ठीक है। नाक, ये थोड़ी दाढ़ी, दाढ़ी, ठीक है। ऐसे गठीला शरीर और हाइट में छोटा, छोटा कद, ठीक है। ये आपका जामा, ऐसे करके, ऐसे करके एक जामा, घुमावदार जिसे कहते हैं, घुमावदार जामा, घुमावदार जामा, पगड़ी सर पे या साफा, पगड़ी या साफा, साफा बांधेगा, ठीक है। तो ये एक आदमी का चित्र जो होता था, वो पुरुष का चित्र इस तरह से होता था, कमर पे ऐसे पटका भी बांधा होता था, कमर पे ऐसे करके पटका, ठीक है। ये इस तरह का एक आदमी का चित्र होता था इसके अंदर, मेवाड़ शैली के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हाँ, इसके अंदर जो एक और चीज देख सकते हो आप कि कानों में क्या है, कानों में मोतियों के वो भी पहने होते थे, मोती के इस तरह से लगे होते थे, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन औरत की बात कर लें, औरत की बात करें तो इनकी ऐसे करके नाक, इस तरह से मुंह, ऐसे करके लंबे बाल, तो लंबी वेणी, ये लंबे बाल, ठीक है। ऐसे नयन, तीखे नयन, तीखे नयन, ठीक है। छोटा कद, छोटा कद, ये जो कपड़े हैं मेरे बच्चों, पारदर्शी कपड़े, पारदर्शी कपड़े। तो ये सारी खूबियां जो होती थी मेवाड़ की स्त्रियों के अंदर होती थी कि मछली जैसे तो इनके नयन होते थे तीखे,
ठीक है, और लंबी चोटी होती थी, ठीक है, पारदर्शी कपड़े होते थे और पारदर्शी ओढ़नी होती थी इनकी। तो ये सारी की सारी इसके अंदर चित्र बनाए जाते थे। अब क्योंकि ये जो मेवाड़ शैली है, और मेवाड़ के लोग जो होते हैं, मेवाड़ के लोग कैसे होते हैं, मेवाड़ के लोगों को जब गुस्सा आता है ना मेरे बच्चों, तो कैसे रहते हैं मेवाड़ के लोग, लाल पीले रंग के, ठीक है। तो मेवाड़ के लोग कैसे होंगे, लाल पीले, गुस्सा आने पे। तो लाल और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है इनके चित्रांकन में। इनके चित्र बनाने में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखो, जब ये खूब मेवे खाएंगे तो हाथी जैसे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हाँ सर, आपने सही कहा कि जब ये खूब मेवे खाएंगे तो हाथी जैसे हो जाएंगे। तो हाथी जैसे हो जाएंगे मेरे बच्चों, तो इस तरह से इनके जो चित्रों में हाथी होता है, एक चकोर होती है, इसको कहते हैं चकोर, तो चांद में चकोर, ठीक है, एक चकोर होती है, और एक कदम के वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कदम के वृक्ष, कदम के वृक्ष होते हैं बच्चों, ये ऐसे कदम वृक्ष, कदम के वृक्ष, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि मेवाड़ शैली, मेवाड़ चित्र शैली के अंदर कौन कौन से पशुओं का उपयोग किया जाता है, तो एक तो हाथी का और एक चकोर का। वृक्ष में आ जाएगा कदम का वृक्ष, पुरुष की फोटो के अंदर आ जाएगा साफा, बड़ी आंखें, तनी मूछें, दाढ़ी, कान के अंदर कुंडल, इसके मोती वाले, छोटा कद, घुमावदार जामा। स्त्री की बातें करें तो मछली समान तीखी नयन, लंबी बैणी, लंबे बाल, ठीक है, या छोटी या छोटा कद, पारदर्शी कपड़े और पारदर्शी चुनरी, ठीक है, ये इनके स्त्री के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे तो आपके मेवाड़ शैली के चित्रों से संबंधित बातें होगी। बात आपकी इधर नहीं आता, ठीक है। अब मेवाड़ शैली के अंदर ही हम लोग बात करेंगे। तो मेवाड़ शैली के अंदर मैंने आपको बताया था, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर 4 जगह के बच्चे आए थे। एक तो नाथद्वारा के आए थे, एक चामुंड के आए थे, एक देवगढ़ के आए थे, एक शाहपुरा के आए थे। तो ये जब बच्चे आएंगे तो ये भी अपनी अपनी जगह पे जाके पेंटिंग करेंगे, ठीक है। अब ये पेंटिंग करेंगे तो ये सीखे किससे गए, ये मेवाड़ से सीखे गए। तो मेवाड़ से सीखे गए तो ये अपनी जगह पे करेंगे, तो वहां पे मेवाड़ शैली के अंतर्गत ये शैली आएगी, तो इसलिए कहेंगे ये उप शैली, ठीक है। तो इसलिए अब आपके आएगी नाथद्वारा उप शैली, ठीक है, नाथद्वारा उप शैली। बात आपकी यहाँ तक समझ में आ रही है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो जो करना है वो करोगे करोगे, मेरा तो काम पढ़ाना, ठीक है। नाथ द्वारा उपशैली, पहला आ रहा है हमारे पास नाथ द्वारा उपशैली, और ये किसकी उपशैली है, मेवाड़ की। तो मेवाड़ के अंतर्गत क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये राज सिंह के समय पनपी, राज सिंह के समय ये पनपी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, नाथ द्वारा मतलब कृष्ण जी से रिगार्डिंग बात है, कृष्ण जी से, मतलब सारी की सारी जो पेंटिंग होगी वो किससे होगी संबंधित, वो होगी मेरे बच्चों कृष्ण जी से संबंधित होगी। किससे होगी, कृष्ण जी से संबंधित होगी, ठीक है। मतलब ये कृष्ण जी से संबंधित पेंटिंग होगी, ये कृष्ण जी से संबंधित पेंटिंग तो होगी, और ये कृष्ण जी के विग्रह, कृष्ण के विग्रह, मतलब जब कृष्ण जी बिछुड़ते हैं उससे संबंधित ये सारी की सारी पेंटिंग होगी। अब आप इधर देखोगे कि कृष्ण भगवान यहाँ पे है, तो कृष्ण भगवान है तो इनकी चारों तरफ गाय होगी क्या, हाँ सर, गाय तो होगी इनकी चारों तरफ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इनकी तरफ गाय भी होगी, ध्यान रखना, ठीक है, ये गाय भी इनकी तरफ होगी। तो इनकी पेंटिंग के अंदर गाय होगी, गाय होगी तो घास होगी क्या, हाँ सर, घास भी होगी। तो ये हरियाली, हरियाली होगी, ठीक है। इधर आम के पेड़ होगी क्या, आम क्या, सॉरी, केले के, हाँ सर, केले के पेड़ होंगे। तो ये केले के पेड़ भी होंगे, केले के पेड़, केले के पेड़ भी होंगे सर, आपने सही बात की। जब गाय होगी, घास होगी, तो केले के पेड़ भी होंगे, ठीक है। अब ये जब सारा कार्यक्रम होगा, तो ये सारा कार्यक्रम जब होगा तो आसमान में देवता होंगे क्या, आसमान में देवता होंगे क्या, सारे के सारे। ऊपर से देवता क्या करते हैं, ऊपर से देवता जब कृष्ण भगवान जन्म देते हैं तो ऊपर से क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे करके फूल फेंकते हैं क्या ऊपर से कृष्ण भगवान को। हाँ सर, बात आपने सही कही, ऊपर से क्या है, फूलों की बरसात की जाती है। तो देवों की ऊपर आसमान में कौन होते हैं, देव होते हैं, आसमान में देवता, ठीक है। तो आसमान में देवता भी होंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पे नाथद्वारा शैली के अंदर कौन कौन से चित्र थे, एक तो केले का पेड़ होगा, कृष्ण भगवान होंगे, कृष्ण लीला होगी, गाय होगी, हरियाली होगी, चारों तरफ हरियाली होगी, ठीक है। आसमान से क्या करेंगे, देव फूल बरसाते हुए दिखाई देंगे। ये सारे के सारे यहाँ पे इसके अंदर नाथद्वारा शैली के अंदर आएगा। अब नाथद्वारा का जो मंदिर है मेरे बच्चों, नाथद्वारा का मंदिर राजसमंद में है, ये तो बात निश्चित है। नाथद्वारा का मंदिर कहाँ पे, ये राजसमंद में है, राजसमंद, राजसमंद में नाथद्वारा का मंदिर है। अब राजसमंद में नाथद्वारा का मंदिर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिछवैया प्रसिद्ध है, पिछवैया। अब आप बोलो गुरुजी ये आपने कौन सा नाटक चालू कर दिया नया,
पिछवाइयाँ क्या होती है? तो पिछवाइयाँ क्या होती है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर होता है बच्चों, उसके पीछे क्या एक पर्दा होता है। श्रीनाथ जी का मंदिर होता है, उसके पीछे पर्दा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पर्दे के ऊपर बहुत सारे चित्र बने होते हैं। ठीक है, उस पर्दे के ऊपर बहुत सारे चित्र बने होते हैं। उस चित्र के अंकन द्वारा बताया जाता है कि श्रीनाथ जी मतलब अभी गाय चरा रहे हैं, तो पहले गाय चराने वाले पीछे गाय लगा देंगे खूब सारी, और क्या करेंगे, फिर श्रीनाथ जी यहाँ बैठ रहेंगे मंदिर की फोटो के पीछे। ठीक है, फिर अभी श्रीनाथ जी खाना खा रहे हैं, अभी श्रीनाथ जी नहा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है पिछवाइयों चित्र के अंदर बताया जाता है, मतलब श्रीनाथ जी की जो लीला है वो सारी की सारी पिछवाइयों द्वारा बताया जाता है। तो पिछवाइयां श्रीनाथ जी की इसके अंदर, जिसके अंदर मयूर के चित्र भी होते हैं, गाय के भी होते हैं, वृक्ष के भी होते हैं। ठीक है, ये सारे सारे होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान की बात है तो हरा ही हरा तो आपको दिख रहा है, तो एक तो हरा रंग तो हो गई। ठीक है, पर ये कृष्ण भगवान कैसे कपड़े पहनते हैं, चमकीले कपड़े पहनते नहीं पहनते भाई, भगवान चमकीले पहनेंगे। और चमकीला कौन सा होता है, पीला रंग, तो इसका मतलब पीला। तो हरा और पीले रंग का उपयोग किसमें किया जाता है, नाथ द्वारा शैली में। हरा और पीले रंग का उपयोग किसमें किया जाता है, नाथ द्वारा शैली के अंदर हरा और पीले रंग का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पेंटर की, कि भाई कौन कौन से चित्रकार हैं जो नाथ द्वारा शैली के पेंटर हैं। बात यहाँ तक समझ आ गई आपको? अगर आ गई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी तो जो आपकी मर्जी है वो करो करो, नहीं करो तो मत करो, मेरा क्या ले जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं इनके चित्रकार कौन कौन से। तो देखो, एक तो है नारायण, एक है चतुर्भुज, एक उदयराम, एक घासीराम, एक रामलिंग, एक देवचरण, एक रामचंद्र बाबा। ठीक है, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, रामचरण बाबा, घासीराम, उदयराम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, चित्रकार हैं। और किसका, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा शैली के चित्रकार कौन है, शैली के, नाथ द्वारा शैली के चित्रकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, रामचरण बाबा, घासीराम, उदयराम। ठीक है, यहाँ तक बात है। देखो इधर ये श्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण। ठीक है, तो भाई अपन क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान के लिए ऊपर से सारे देवता जो है फूल बरसा रहे हैं, तो उनसे मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे? तो एक तो नारायण जी उनसे मिलने हैं, धरती पे अवतार किया जिधर कृष्ण भगवान ने। चतुर्भुज चार हाथों वाले देवता विष्णु जी ने भी यहाँ पे धरती पे आके उनसे मिले। राम भगवान आएंगे क्या, हाँ सर। राम भगवान आएंगे क्या, हाँ सर। ठीक है, राम भगवान आएंगे क्या, हाँ सर। राम भगवान आएंगे क्या, हाँ सर। तो घासीराम, उदयराम, रामलिंग, रामचरण और चतुर्भुज और रामायण, ये नारायण, ये सब क्या है, धरती पे किससे मिलने आए हैं, नाथ जी से, श्रीनाथ जी से। कहाँ पे, नाथद्वारा में, राजसमंद के अंदर। तो अपन ने यहाँ पे इन सबके पेंटरों के नाम याद कर लिए हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे बता देना कमेंट में लिखिए कि सर ये समस्या आई और ये याद नहीं हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़े। अब अपने पास आता है नाथ द्वारा शैली से संबंधित बात कर चुका आपके सामने कि हरा और कौन सा पीला रंग होता है इसके अंदर। इसके अंदर कौन कौन से श्री कृष्ण से संबंधित जो भी गाय है, ठीक है, केले के वृक्ष हैं, या फिर आप बात करो कि हरियाली है, ऊपर आसमान से देवता है, उन सबका चित्रांकन होता है। पिछुइयां इनके लिए बनाई जाती है श्रीनाथ जी के लिए। ठीक है, और राज सिंह के समय ये प्रकाश में आई है ना। तो ये सारी सारी चीजें मैंने आपको श्रीनाथ जी के टाइम पे पेंटरों के नाम भी मैंने बता दिया आपकी, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, रामचरण बाबा, ठीक है, उदयराम, घासीराम, ये सारे के सारे नाथ द्वारा शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चावंड उपशैली। तो चावंड उपशैली का जो शुरुआत हुई है वो महाराणा प्रताप के समय हुई, मतलब प्रादुर्भाव ऐसे कह सकते हो, चावंड उपशैली का प्रादुर्भाव। भाई चावंड उपशैली, इसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, प्रादुर्भाव ये हुआ महाराणा प्रताप के समय, महाराणा प्रताप। अब देखो महाराणा प्रताप के समय ये पैदा तो होगी, पर क्या हुआ, महाराणा प्रताप के समय फल फूल नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि महाराणा प्रताप को तो अकबर से युद्ध लड़ने में टाइम नहीं। भाई महाराणा प्रताप तो क्या है, अकबर से फाइट करता था, अकबर से तो पेंटिंग बनाने का टाइम ही नहीं, और पेंटिंग बनाने का काम तो क्या फालतू लोग का। तो महाराणा प्रताप के समय तो क्या इसका स्टार्ट तो हो गई, पर क्या है इसकी फली फुली नहीं। तो फली फुली का ये महाराणा प्रताप का लड़का हुआ, लड़का। ठीक है, ये महाराणा प्रताप क्या है मेरे बच्चों, लड़का है, और इसका नाम है अमर सिंह, अमर सिंह। तो महाराणा प्रताप ने बोला कि देख अमर सिंह, मैंने तो क्या कर दिया, ये पेंटिंग चांद, ये वाली पेंटिंग जो है ये स्टार्ट करवा दी, पर इसको यार खूब फलना फूलना तू, तो इसको खूब आगे बढ़ा देना। तो चरम स्तर पे कब आ जाएगी ये, चरमोत्कर्ष ये कब आएगी, अमर सिंह के टाइम पे। अमर सिंह ने क्या करा, इसकी पेंटिंग को खूब फला फला और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो कैसे मालूम पड़े कि चावंड की पेंटिंग जो है वो मेवाड़ की पेंटिंग है। अरे मेवे चाव से खाते हैं, मेवे कैसे खाएंगे, चाव से खाएंगे, इसलिए चावंड उपशैली किसकी है, मेवाड़ की है।
तो यहाँ पे अमर सिंह है, इसने भी खूब मेवे खाए और ये अमर हो गया, तो इसलिए अमर सिंह के टाइम पे ये चरमोत्कर्ष पे पहुंची है। कौन सी? चावंड उपशैली। ठीक है, अब चावंड उपशैली है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चावंड जो है ये चावंड किसका है? महाराणा प्रताप का। विपत्ति के टाइम पे ये इनकी राजधानी रहा। ठीक है, ये तो हम बात करेंगे इतिहास की जब कर लेंगे, पर अभी फिलहाल तो ये है कि चावंड उपशैली का प्रादुर्भाव जो हुआ महाराणा प्रताप के टाइम पे हुआ और अमर सिंह के टाइम पे ये चरमोत्कर्ष पे रही चावंड उपशैली। और इसका जो पेंटर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पेंटर कौन है इसका? नसरुद्दीन शाह। ठीक है, इसका जो पेंटर है, चित्रकार कौन है? नसरुद्दीन शाह। तो ये शाह था नहीं, नसरुद्दीन। तो इसका प्रमुख पेंटर कौन है? नसरुद्दीन। और इसने क्या करा था? इसने राग गाया था, माला पहनाई थी। ठीक है, रागमाला, और बाद में क्या करा था? सेट कर लिया था। तो रागमाला सेट किसने लिखा था? नसरुद्दीन ने, जो चित्रकार था कांता चावंड उपशैली का। तो यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल डन है, मैंने आपको बराबर कर दिए, समझा दिए। आप बस याद करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ तो करो। इस दुनिया में आए हो तो खाली आता हो, खाली आ जाओगी, बता क्या लेके जाओगी। और आपको लाइक करने और शेयर करने में जा क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देवगढ़ का ठिकाना है मेरे बच्चों राजसमंद के अंदर। ठीक है, और वहां पे क्या है? देवों को मेवे नहीं मिल रहे थे गढ़ में। एक जगह है देवगढ़, ये ठिकाना है, तो ये देवगढ़ शैली कराएगी। देवगढ़ शैली उपशैली, देवगढ़ उपशैली किसकी है? ये आपके मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत आएगी देवगढ़ उपशैली। और देवों को क्या है? यहाँ पे मेवे नहीं मिल रहे, मेवे ढूंढ तो रहे पर मिल नहीं रहे मेवे। और मेवे नहीं मिल रहे तो एक अंधा आदमी है, क्या है? अंधा। उस अंधे आदमी ने क्या करा? देवे को मेवे ढूंढ के दे दिए। अब देव सारे के सारे शौक में कि यार हमको तो इस गढ़ के अंदर मेवे मिले नहीं, पर इस अंधे आदमी ने मेवे हमको लाके दे दिए। तो इसलिए इस आदमी का नाम तो था श्रीधर अंधारी। श्रीधर अंधारी इस आदमी का नाम। और इसने क्या करा कि देवगढ़ उपशैली को क्या है? प्रकाश में लाया। प्रकाश में लाने का कार्य किया। किसने किया प्रकाश में लाने का कार्य? श्रीधर अंधारी। श्रीधर अंधारी ने देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का काम किया है। श्रीधर अंधारी, श्रीधर अंधारी, श्रीधर अंधारी ने क्या है? देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का काम किया है। मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखना, कैसे प्रकाश में लाने का काम किया है? क्योंकि देवों को क्या है? उस गढ़ के अंदर क्या है? जो ठिकाना था वहां पे क्या है? इनको मेवे नहीं मिल रहे थे, तो श्रीधर अंधारी ने क्या करा? मेवे ढूंढ के दे दिए। तो इसलिए श्रीधर अंधारी को क्या कहा गया कि देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का काम किया है। ठीक है, अब जो देव हैं, तो देव सारे के सारे आएंगे धरती पे या फिर इस गढ़ के अंदर। तो देव आएंगे तो देवता कौन से रंग के कपड़े पहनते? पीले रंग के पहनते ना। तो इसमें भी क्या है? पीले रंग का सर्वाधिक उपयोग होगा। किसका? पीले रंग का, पीले रंग का उपयोग। तो पीले रंग का उपयोग किसमें होगा? देवगढ़ उपशैली के अंदर पीले रंग का उपयोग होगा। ये जो देवगढ़ उपशैली है मेरे बच्चों, ये तीन उपशैलियां, इसमें क्या है? तीन शैलियां दिखाई दी है। देवगढ़ उपशैली के अंदर तीन शैलियों की मिक्सचर दिखाई देता है, जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। ठीक है, तो जोधपुर, जयपुर और मेवाड़, इसके क्या है? तीन शैलियों का मिश्रण इसमें मिलता है देवगढ़ उपशैली में। देखो देवगढ़ उपशैली में क्या है? जोधपुर, जयपुर और मेवाड़, ये तीनों शैली जब मिलती ना तो बढ़ती है देवगढ़ उपशैली। अगर आपसे पूछे कि कौन सी उपशैली ऐसी है जिसके अंदर पुरुष और महिला, जिसमें जोधपुर चित्र शैली में जिस तरह पुरुष और महिला के चित्र हैं उसी तरह से मेवाड़ चित्र शैली के अंदर हैं। ठीक है, तो वो कौन सी उपशैली है भाई? जिस तरह से जोधपुर के अंदर और जोधपुर शैली है, जोधपुर शैली के अंदर पुरुष और महिला का चित्रण जिस प्रकार से हुआ है उस तरह से कौन सी उपशैली के अंदर चित्रण हुआ है? तो वो देवगढ़ उपशैली है भाई। जिस तरह से जोधपुर में पुरुष बनाए गए चित्रों के अंदर और महिला बनाई गई चित्रों के अंदर, उसी तरह से क्या है मेवाड़ के अंदर जो उपशैली आती है देवगढ़, उसमें भी क्या है कि इस तरह से पुरुष और महिला का चित्रांकन किया गया है। तो देवगढ़ उपशैली है जिसके अंदर जोधपुर शैली के अकॉर्डिंग पुरुष और महिलाओं का चित्रांकन किया गया है। अब इसके अंदर चित्रकारों की बात करें तो एक तो है मेरे बच्चों चोखा, एक कमला, एक बक्ता, एक है आपका बैजनाथ। चोखा, कमला, बगता, बैजनाथ। ठीक है, अब देखो ये जो देव है ये गढ़ ठिकाने यहाँ पे आए हैं, देवगढ़ ठिकाने पे, तो ये यहाँ पे आएंगे तो खूब सारे चोखा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खूब सारा चावल खाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे चावल जब खाएंगे तो चावल खाने के साथ कौन सी सब्जी चाहिए? तो एक कमल के फूल की लकड़ी की सब्जी होती है। तो कौन सी सब्जी? कमल की लकड़ी की। तो कमल की लकड़ी
लकड़ी की सब्जी खाएंगे नहीं खाएंगे? हाँ सर, कमल की लकड़ी की सब्जी खाएंगे। अब ये कमल की लकड़ी की सब्जी के साथ चोखा खा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बेंच पे बैठ जाएंगे, ऐसे करके बेंच है उसके ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसे करके बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ के और ऐसे खाएंगे, ठीक है। तो ये बेंच पे बैठ गए और ये क्या है, बार बार कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। और क्या बकते रहते हैं कि यार देवगढ़ ठिकाने पे आए तो ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा, और यहाँ पे तो क्या मिल रहा है हमको, चोखा और कमल की लकड़ी की सब्जी मिल रही है, चोखा और कमल की लकड़ी की सब्जी मिल रही है, और उसके हमको बेंच पे बैठा खाना खिला रहे हैं। तो इसलिए चोखा, कवला, बगदा और बेजना ये क्या है, इसके कौन से देवगढ़ ठिकाने के क्या है, आपके उपशैली के चित्रकार। पाठ डन है क्या? डन है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोल दिया करो सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चोखा, कबला, बगता और बेजना जो है देवगढ़ उपशैली के क्या है, यहाँ के चित्रकार हैं। तो आपसे पूछे कि चोखा मतलब चोखा खा रहा है, कौन खा रहे हैं? देव खा रहे हैं। किसके साथ? कमल की लकड़ी के साथ खा रहे हैं, बेंच पे बैठ के खा रहे हैं, और बक रहे हैं बार बार। क्या बक रहे हैं कि यार हम देव हैं, एक तो ऊपर से यहाँ पे धरती पे आए हैं, ठीक है, पीले रंग के कपड़े पहन के, और हम लोगों को प्रकाश में कौन लेके आया? अंधा आदमी लेके आया। देखो कितनी थू वाली बात है हमारी, ठीक है। तो श्रीधर अंदर प्रकाश के अंदर लेके आया, और यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का चित्र जो बन रहा है वो बन रहा है जोधपुर शैली के अकॉर्डिंग। ये क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, ठीक है। बोले ये बात डर है, पर सारा खाना तो कम से कम ढंग के खिलाते। तो ये खाना इन्होंने ढंग के नहीं खिलाया, इन्होंने खाने में क्या खिलाया? चोखा और कमल की लकड़ी की सब्जी, और फिर बाद में बेंच पे बैठा दिया। तो बेचना और बगता मतलब बगले कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी रामायण यहाँ पे चली है। तो ये गणित यहाँ पे आपके सामने दिख रही है आपको। अब हम बात करते हैं शाहपुरा, शाहपुरा उपशैली। किसकी बात करेंगे बच्चों? शाहपुरा उपशैली, शाहपुरा उपशैली। शाहपुरा उपशैली ये किसकी शैली में आती है? मेवाड़ के अंदर, ठीक है, मेवाड़। इसके अंदर तो आप बस ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर तो फड़ बनाई जाती है। फड़ चित्रांकन कौन करते हैं? जोशी जाति के चित्रे, जोशी जाति के चित्रे, जोशी जाति के लोग जो होते हैं, पेंटर जो होते हैं, वो इसका फड़ का चित्रांकन करते हैं, ठीक है। और यहाँ की क्या है, जो शाहपुरा की जो फेमस फड़ है वो रामचरण संग्रहालय जयपुर के अंदर है, रामचरण संग्रहालय जयपुर, वहां पे इनकी फड़ रखी हुई है। कौन सी? आपकी शाहपुरा उपशैली की फड़, ठीक है। अब यहाँ के चित्रकार की बात कर लो तो दुर्गालाल, शांतिलाल, श्रीलाल ये चित्रकार हैं। दुर्गालाल, शांतिलाल, श्रीलाल। अब इसमें देखो, इसमें भी लाल, इसमें भी लाल, इसमें भी लाल। तो ये लाल 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 जितने भी हैं ये किसके हैं? शाह के लाल हैं, शहंशाह के लाल है ना। तो लाल किसके हैं? सब शहंशाह के लाल है। तो शाह के लाल है, तो शांतिलाल, दुर्गालाल, श्रीलाल। तो ये चित्रकार किसके हैं? ये आपकी शाहपुरा उपशैली के हैं, ठीक है, जो मेवाड़ शैली का एक हिस्सा है, ठीक है। तो दुर्गालाल, शांतिलाल, श्रीलाल, उसमें आप देखोगे तो राम 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 दिखेंगे आपको, ठीक है। रामलिंग दिखेगा, घासी राम दिखेगा, ठीक है, उदय राम दिखेंगे। तो ये सारे राम 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 है। तो राम 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 किस में दिख जाएंगे आपको? राम 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 रामदारा शैली के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। चामुंड में तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नसरुद्दीन है जो बड़े चाव से क्या खाता है? मेवे खाता है। बात आपकी यहाँ पे डन है, ठीक है। और फिर आपके देवगढ़ के अंदर टेंशन वाली बात ही नहीं है। देवगढ़ आसमान से देवता है तो क्या खा रहे हैं? चोखा खा रहे हैं, कमल की लकड़ी के साथ खा रहे हैं, बेंच पे बैठ खा रहे हैं तो बेजना, बकते रहते हैं तो बकता, ठीक है। तो ये सारे आपको मालूम पड़ गया कि ये किसके हैं? देवगढ़ ठिकाने के। अब उदयपुर शैली मतलब मेवाड़ शैली की अगर इनकी पेंटरों की बात करो तो एक तो हीरानंद था, जिसको बोलते था सुपासना चलिए, सुपासना मतलब उनके पास तो खूब सारा पैसा है। साहब क्या करता था? खूब राग गाता था, तो रागमाला गीत बार बार गाता था कि हमको तो मेवे दे दिए, मेवे दे दिए। तो क्या हो गया? गीत गोविंद खूब भवरे की तरह मंडराता था। तो क्या होता था? भ्रमर गीत। तो ये किसने? साहबदीन ने लिखा। कमल चंद, तो कमल चंद को क्या था? उसने तेज के चक्कर में आ गया था, तेज की पड़ गया था, सूर्य का तेज पड़ा था खूब, तो उससे क्या हो गया? चूर्ण हो गया था। तो शावक प्रतिक्रमण चूर्णी। धनसार ने क्या करा था? धनसार ने बनाया था कल्पसूत्र, मतलब धन कमाने का एक सूत्र था, कल्पसूत्र, ठीक है। इस तरह से जगन्नाथ जी के यहाँ पे मेवे चढ़ चढ़ता है, बिहारी लोग भी आके तो बिहारी से। फिर बाद में मनोहर और साहबदीन ने क्या करा था? दोनों ने आर्ष रामायण लिखी थी। तो ये सारे के सारे मैंने आपको जो चित्रकार हैं वो सब कुछ बता दिए। तो ये जो अपने मेवाड़ से संबंधित जो टॉपिक था मेरे बच्चों चित्रकला का, वो मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया, और मेरे हिसाब से आपको याद भी हो गया। बस आपको क्या करना है? इसकी नोट्स बनाना है बढ़िया तरीके से, और इसको कम से कम वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तो आपको बिल्कुल याद जाएगा। 101% डन है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस याद करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी अपन पे मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।